नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। देश का सवाल में आपका स्वागत है। बात आज हम करेंगे किसान आंदोलन और उसके तमाम पहलुओं की। जी हां, किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है और किसान दिल्ली के बॉर्डर पर अब भी डटे हुए हैं। पिछले 4 दिन में 2 बार हुई हिंसा के बाद सरकार और पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन हो रहा है। केंद्र में किसान आंदोलन के तीनों अहम पॉइंट सिंगू बॉर्डर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस 31 जनवरी रात 11 बजे तक बंद कर दी गई है। वहीं 26 जनवरी को हुई हिंसा के सबूत जुटाने के लिए फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम आज लाल किले पहुंची है। उधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की टीम ने जालंधर में छापा मारा है। यह कार्रवाई लाल किले में हुए उपद्रव को लेकर की गई है। इस बीच आज सर्वदलीय बैठक भी हुई। इस बैठक में विपक्ष ने किसान आंदोलन का मुद्दा उठाया और सरकार पर दबाव बनाया कि वो किसानों के साथ बातचीत करे, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान आया। सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री ने बैठक में क्या क्या कहा, हम आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विपक्ष की मांग पर कानूनों पर चर्चा हो सकती है, वो चर्चा के लिए तैयार हैं। किसानों से भी बातचीत हो सकती है, वो किसानों से भी बातचीत के लिए तैयार हैं। और कृषि मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर का प्रस्ताव आज भी जो उन्होंने 22 तारीख को दिया था, 22 जनवरी को 12वीं बैठक में जो किसानों को प्रस्ताव दिया था, वो प्रस्ताव आज भी बरकरार है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वदलीय बैठक में इन बातों का जिक्र किया। सभी को देश के बारे में सोचना चाहिए, देश के हित के बारे में सोचना चाहिए और जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं है। सर्वदलीय बैठक में देश के प्रधानमंत्री मोदी ने इन बातों का जिक्र किया है। वहीं दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की बात भी कही गई है, उन पर भी चर्चा की जा रही है। तमाम तरह की बातें हैं। किसान आंदोलन के तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा है कि किसानों से अगर बातचीत की बात है तो बस एक फोन कॉल की दूरी है। तो अगर एक फोन की दूरी है तो फिर कहां पर बात फंसी हुई है, यह अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि पहले दिल्ली 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, इस बार 40 लाख ट्रैक्टर दिल्ली आने की तैयारी कर रहे हैं। आप सोचिए दिल्ली का क्या होगा तब जब एक तरफ इस आंदोलन पर निगाह रखे, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब के 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 40 लाख ट्रैक्टरों में दम है को रख लेनी चाहिए। बनाए रखे, आंदोलन पर निगाह रखे, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब के 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 40 लाख ट्रैक्टरों में दम है को रख लेनी चाहिए। बनाए रखे, आंदोलन पर निगाह रखे, जरूरत कभी भी पड़ सकती है। अब के 4 लाख ट्रैक्टर आए थे, 40 लाख ट्रैक्टरों में दम है को रख लेनी चाहिए। आपने देखा कि जिस तरीके से बॉर्डर पर आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन को लेकर स्थानीय लोगों का सब्र का बांध भी टूट रहा है और वो भी विरोध में खड़े हुए हैं। लेकिन जब 4 लाख ट्रैक्टर के बाद ये बात हुई तो 40 लाख के बाद क्या होगा। वहीं किसान आंदोलन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। किसान नेता गुरनाम सिंह चडूनी ने सरकार पर बातचीत न करने का आरोप लगाया तो लगे हाथ कांग्रेस कहां पीछे रहने वाली थी। कांग्रेस ने भी तंज किया है सरकार पर इस तरह। कहना चाहेंगे, हम सारी जातियां, सारे धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख सब इकट्ठे हैं। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, सारा देश हमारा इकट्ठा है। और जहां भी बीजेपी वाले इस तरह की गुंडागर्दी करेंगे, हम उनका इसी तरह से मुकाबला करेंगे। हम सब वहां पे इकट्ठे होंगे। लेकिन हम सब भाइयों को अपील करते हैं कि हमारे भाइयों ने संतोष बनाए रखना है। वो जो गुंडागर्दी करेंगे उसका नतीजा वो खुद भुगत लेंगे। हमने केवल अपनी सुरक्षा करनी है, किसी पे हमला नहीं करना। अभी बातचीत बिल्कुल बंद है। बातचीत सरकार करना नहीं चाहती है, ना को सरकार मानना चाहती है। और इस आंदोलन को गुंडागर्दी से और दंगे करवा के षड्यंत्रों से दबाना चाहती है। सांप्रदायिक जो ताकतें हैं वो क्या करना चाहती है। अब टिकैत साहब हैं, गाजीपुर में जो लोग बैठे हुए हैं, क्या वो खालिस्तानी है? खालिस्तानी है वो? जो सारे जो वहां हमारे किसान भाई बैठे हुए हैं सब खालिस्तानी हैं। और जो ऐसा आरोप लगाता है उसके खिलाफ सेडिशन की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ 153(a) की कार्रवाई होनी चाहिए। उसके खिलाफ 295(a) की कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक जो जन एक आंदोलन है,
एक जन प्रोटेस्ट, पीपल्स प्रोटेस्ट है, उसको आप एक सांप्रदायिक रंग दे रहे हो। तो आपने बातों को सुना, आपने ये भी देखा कि किसान नेता क्या कुछ कह रहे हैं और विपक्ष इस पर किस तरीके से हमलावर हो रही है। गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं, क्योंकि सब कुछ अब वही है और वहीं से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, क्योंकि संसद का सत्र चल रहा है तो वहां पर इसकी गूंज भी दिखाई देगी। मैं सीधे चलूंगा अपने संवाददाता जतिन के पास। जतिन, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर क्या दिख रहा है? गाजीपुर बॉर्डर का रंग क्या कहता है? क्योंकि जैसे जैसे ये रंग चढ़ेगा वैसे सड़क से लेकर संसद तक चीजें अलग नजर आएंगी। जी देखिए, क्योंकि आपको याद है परसों की रात, तो परसों की रात से तस्वीर में आज काफी परिवर्तन दिन भर देखा गया, वो परिवर्तन अभी भी देखा जा रहा है। मैं एक बार तस्वीर आपको यहां से दिखाऊं। देखिए, लिंक रोड पर मैं मौजूद हूं और यहां पर अब क्योंकि ट्रैक्टर जो हैं उनकी संख्या पहले की तरह बढ़ने लगी है और जो किसान हैं उनकी संख्या भी आज काफी बढ़ी, क्योंकि मुजफ्फरनगर से भी किसान लगातार यहां पहुंच रहे हैं। वहां जब महापंचायत हुई है तो उसके बाद जो हुआ उसके बाद यहाँ पर तमाम लोग आ रहे हैं और हमने देखा कि पानी लेकर बहुत लोग आ रहे हैं, क्योंकि पानी बिजली की कटौती का आरोप लगाया था। किसान हमारे साथ मौजूद है। ये बताइए जी, आज की तस्वीर कैसी है? परिवर्तन तो दिख रहा है हालांकि, लेकिन क्या बात मानी जाएगी आपको लगता है? देखिए, परिवर्तन ज्यादा हो गया है और किसान पहले भी 26 जनवरी मनाने आए थे, मना के गए थे घर, वो आने वाले थे, तब तक सरकार ने अपने सारे प्रपंच कर लिए। और सबसे बुरा पार्ट ये है कि जिस हमारे वोट से ये सरकार है, हमसे वोट लेते हैं, हमारे दान पर ये रहते हैं, हमसे राशन लेते हैं ये, और उसके बाद यही बीजेपी और आरएस के लोग किसानों का आकर गाली देते हैं। ये भारतीय संस्कृति बात नहीं हो पा रही है, लेकिन बात नहीं बढ़ पा रही है। ये बात होगी, संसद चल रहा है ना, इसमें आ जाएगी बातें और जल्दी ही ये 3 कानून वापस लेंगे, एमएसपी गारंटी कानून भी ये देंगे। राकेश टिकैत साहब ने कहा कि अब 4 लाख नहीं 40 लाख ट्रैक्टर आएंगे, तो 40 लाख ट्रैक्टर बहुत बड़ा मुश्किल दिल्ली एनसीआर मानना है। राकेश टिकैत जी जो बात कहते हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते, जो बात कही वो खरी गई। और अभी आह्वान थोड़ा था, जिस दिन वो आह्वान करेंगे उस दिन घर घर से आदमी नहीं बच्चा निकल गएगा राकेश टिकैत की एक आवाज पे, मुझे उम्मीद है। तो देखिए, आपने तस्वीर देखी और सुना किसानों को कि वो क्या कह रहे हैं, उससे आप बहुत चीजों का अंदाजा यहाँ पर लगा सकते हैं और समझ सकते हैं जो राकेश टिकैत और तमाम जो नेता किसान नेता यहाँ पहुंचे थे और जो राजनीतिक दल के नेता पहुंचे थे, उन्होंने क्या कुछ कहा था। जी जतिन, हमने एक चीज तो देखी है कि जैसे जैसे घटनाक्रम राकेश टिकैत के साथ बढ़ा वैसे वैसे तमाम राजनीतिक पार्टी, खासकर विपक्षी दल मुखर होने लगे और उन्होंने खुलकर समर्थन दिया इस किसान आंदोलन में। लेकिन आपको लगता है कि वहां जितने भी लोग मौजूद हैं, वहां किसान नेता मौजूद हैं, वहां किसान नेता जो मौजूद हैं वो इन विपक्षी दलों पर क्या कहना चाहते हैं? क्या ये मानते हैं कि विपक्षी दल इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं या वाकई वो मुद्दों के साथ इनके साथ खड़े हुए? सीधे पूछ लेते हैं ये सवाल भी। हमारे साथ किसान नेता लगातार मौजूद है, लेकिन तस्वीर क्योंकि मैं अपने साथी अवधेश को कहूंगा वो दिखाते रहें। ये बताइए, सिक्योरिटी की भी बात कर लेता हूं, सिक्योरिटी काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। ये बताइए, विपक्षी नेता लगातार यहाँ आ रहे हैं, कल मनीष सिसोदिया आए, आज अभय चौटाला आए और तमाम कांग्रेस के जो प्रदेश के दिल्ली के अध्यक्ष हैं वो आए। क्या कहते हैं उन नेताओं को लेकर आप? क्या राजनीतिक रोटियां तो नहीं सेक रहे हैं? देखो ये हमारे मंच पे वो आ रहे हैं, मंच पर तो हम जगह नहीं दे रहे हैं, वो नीचे आ रहे हैं, किसान का समर्थन करना चाहते हैं, वो आए समर्थन करें। मैं तो राजनाथ सिंह जी को भी स्वागत करूंगा, वो इस्तीफा देकर आए, स्वागत करें, आके समर्थन करें। लेकिन तमाम जगहों से कहा जा रहा है कि राजनीति इस मामले पर अब हो रही है। आज से पहले जो किसान धरने लेके राजनाथ सिंह जी ने किसानों को समर्थन नहीं दिया। जब कांग्रेस की सरकार थी क्या राजनाथ सिंह जी ने समर्थन दिया? नहीं। अपनी बात कहने का हर किसी को, और किसान के साथ कोई तो लगेगा। हालांकि हमारा किसी राजनीतिक मंच से कोई तात्पर्य नहीं है, हमारे लिए सब सरकार सामान्य है, लेकिन यह है जब हम सरकार बनाएंगे उस सरकार से कुछ ना कुछ हमारा भी अधिकार बैठता है, हम उससे कुछ मांगे। बाकी तो कुल मिलाकर जो किसान नेता है, किसान संगठन के लोग हैं, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। विपक्षी दल अगर उनके साथ खड़े हैं तो उनकी ताकत बढ़ेगी, ये संकेत साफ देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे जतिन आपका, आपने अपने विस्तार से बॉर्डर से, गाजीपुर बॉर्डर से इन तमाम संकेतों को हम तक पहुंचाया। अब बात करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देश का सवाल वही है कि अगर तकरार है तो क्यों है तब, जबकि सरकार बातचीत के लिए बरकरार है। हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस नेता आलोक शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता आरपी सिंह हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ पुष्पेंद्र सिंह हैं जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेरा सवाल होगा भारतीय जनता पार्टी के नेता आरपी सिंह से। सिंह साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं,
बॉर्डर पर जो भी कुछ हो रहा है पूरा देश देख रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान भी आ रहे हैं कि ठीक है किसान आंदोलन है, लेकिन देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। लाल किले की प्राचीर पर जो कुछ हुआ उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लेकिन 66 दिनों से बॉर्डर पर जो कुछ हो रहा है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बस एक फोन कॉल की दूरी है, मैं बातचीत को तैयार हूं। 66 दिन लग गए ये कहने में। किसान नेता आपके पैनल पे हैं, उनसे हाथ जोड़कर आपके पैनल पे ही देखो हाथ जोड़कर विनती जी, रास्ता अंतर्गत हुआ बातचीत से निकलेगा। सरकार ने आपका एक प्रपोजल भेजी थी और प्रधानमंत्री जी तो कह ही रहे हैं कि हम इस बात को और आगे बढ़ाने को चाह रहे हैं, आप बातचीत करिए जी। और सरकार ने कहा था कि हमने एक अपनी अच्छी प्रपोजल दी है, आप इस पे अपना जो भी रिएक्शन है आप सरकार पर सरकार ऑफिशियल तरीके से भेजिए और बातचीत का रास्ता खोलिए। 11 बार तो सरकार ने बुलाया है, अब किसान नेता बोले कि हम भी बोले, अभी भी कह रहे हैं जो 26 तारीख को हुआ वो अपनी जगह है, वो घटना चक्र निंदनीय है, वो जिसने भी किया जैसे भी हुआ वो पुलिस की जांच का विषय है, वो एनआई के जांच का विषय है, वो जांच अपनी जगह चलती रहेगी। पर अंतर्गत अगर हमारे किसान भाई कहीं दिक्कत में है उत्तर पश्चिमी प्रदेश के जहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जहाँ हरियाणा के जहाँ कुछ पंजाब के ज्यादातर किसान कुछ दिक्कत में है, उनसे हम बातचीत करने को तैयार है, तो रास्ता खोलकर दिल खोल बातचीत करें। पर बॉल तो उनके पाले में है, वो आए। आलोक जी, बीजेपी बातचीत करने को तैयार है, दिल खोलकर बातचीत करने को तैयार है। पुराना जो प्रस्ताव है वो बरकरार है, लेकिन बावजूद इसके बात बनती नहीं है और विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि हम खड़े हैं आपके साथ, आप आंदोलन करते रहिए। है कि मनोज जी, आप एक बहुत ही वरिष्ठतम पत्रकारों में से हैं, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ जी। 5 जून से लेकर अभी तक जो सरकार का घटनाक्रम रहा है वो पूरी तरह से बरकराने का रहा है, हमेशा से नियत में खोट डाला रहा है। जिस तरह से ऑर्डिनेंस आया, फिर राज्यसभा में मत से वोट पास, फिर 11 दौर की बातचीत विदाउट एजेंडा नहीं, किसान नेता कह रहे हैं कि हमें कानून वापस करवाने, खत्म कराने, फिर बातचीत किस बात से हुई? आपने देखा कभी मनोज जी कि 11 दौर की बातचीत और उसका एजेंडा ही ना हो? फिर ये कहते हैं कि साहब ये तो उपद्रवी तत्व हैं, नक्सली हैं, खालिस्तानी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, चीन और पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है। फिर कहते हैं साहब हम तो बातचीत के लिए तैयार हैं। अभी रिसेंटली की घटना है, कल सिंघू बॉर्डर पर बीजेपी के 200-250 कार्यकर्ता, जिनकी सबकी पहचान भी हुई है, पुलिस के संरक्षण में, रैपिड एक्शन फोर्स के संरक्षण में पत्थरबाजी करते हैं, पत्थर बरसवाते हैं। आज वो जो लाल किले पर एक व्यक्ति चढ़ा था जिसका फोटो मोदी जी और अमित शाह जी के साथ था, वो 1 घंटे पोल पे चढ़ा रहा, पुलिस नीचे टहलती रही और उसके बाद वो बाइक पे बैठ के भाग गया। आज तक उसके खिलाफ FIR नहीं, लुकआउट नोटिस जारी तो मुझे लगता है कि आज का जो मैसेज है प्रधानमंत्री का, अगर आपने मनोज जी पूरा सुना हो, मुझे बड़ी खुशी थी कि यार प्रधानमंत्री का शायद देख थोड़ा सा पसीजा है, लेकिन जब पूरा मैसेज मैंने सुना, मैंने कहा भाई ये तो ढाक 3 पाक है। मैसेज क्या करें, क्या कि तोमर जी का प्रस्ताव था हम वहीं पर खड़े, ये पीएम साहब का ऑफर नहीं है, ये जो तोमर जी का प्रस्ताव था हम वहीं पर खड़े। भाई एक फोन कॉल किसको करेंगे आप? नहीं, ये बात तो आलोक जी साहब दिखाई दे रही है कि सरकार ये कहती है कि जो प्रस्ताव नरेंद्र सिंह तोमर ने 22 जनवरी को 12वीं बैठक में दिया था वो प्रस्ताव आज भी बरकरार है। अगर किसान नेता उसको मान ले तो दिक्कत नहीं है। हम चलेंगे पुष्पेंद्र सिंह के पास, जो कि किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष हैं। पुष्पेंद्र सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि अगर सरकार आगे बढ़ रही है, सरकार अगर 2 कदम आगे बढ़ रही है तो आपको 1 कदम आगे बढ़ना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट भी वही बात कर चुकी है, सरकार भी कहती है कि 1.5 साल हम होल्ड करने को तैयार हैं, एक समिति बना लीजिए, चर्चा कर लीजिए, बिंदु निकाल लीजिए, उसके बाद आगे देखा जाएगा। लेकिन आगे देखने की बात हो ही नहीं रही है और जो तस्वीरें 72 घंटे में इस देश में सामने आई हैं उन्हें तो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, उन्हें सहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह होता रहेगा। देखिए, मैं पहले 72 घंटे वाली बात पर ही आता हूं। इस देश में जो किसान का एक बेटा सीमा पर शहीद होता है और वो उसी तिरंगे में लिपट के आता है जिसका अपमान करने का आरोप हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है, पहली बात। दूसरा, हम लोग इस देश के खाद्यान्न भरने का, पेट भरने का काम करते हैं और हमारी आंदोलन के दौरान रसद, बिजली, पानी, इंटरनेट सब काट दिए जाते हैं ताकि हम वहां से खदेड़े जा सके।
इससे ज्यादा मान मर्दन जो है किसी भी सरकार ने किसानों का नहीं किया होगा। सिख कौम जो अपनी बहादुरी के लिए अपनी सेवा के लिए जानी जाती है, उसको खालिस्तानी बताने का काम किया जा रहा है जी। किसानों को देशद्रोही बताने का काम किया जा रहा है। अपनी आंदोलन में टीम भेज करके इन्होंने और लोगों को वहां चढ़ा करके लाल किले पर झंडा आरोहण किया। उसकी फोटो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री जी के साथ लगी दिखाई देती है, और उसके बाद वो सेल्फी और फेसबुक लाइव करके वहां से निकल लेता है। 72 घंटे से ज्यादा का समय बीत गया, उसका कोई अता पता नहीं है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्लांटेड था? बिल्कुल स्पष्ट है, ये तो इनका पैटर्न है। सीए के बाद जो दिल्ली में हिंसा हुई, इनके आदमी उसमें निकले। जेएनयू में हिंसा हुई, इनके आदमी निकले। जिस आंदोलन को ये पहले बदनाम करते हैं उसको टुकड़े टुकड़े गैंग या अन्य तरीके के नाम, खालिस्तानी, पाकिस्तानी, मायूस कह करके बदनाम करने की आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो प्लांटेड है, लेकिन वो व्यक्ति ये कहता है कि किसान नेता मुझसे मेरा मुंह ना खुलवाएं, क्योंकि अगर खुलवाएंगे तो मैं उनकी पोल खोल दूंगा। हमारे साथ मौजूद हैं योगेंद्र यादव, स्वराज इंडिया के अध्यक्ष हैं। योगेंद्र जी, आपका स्वागत है, क्योंकि आपके खिलाफ एफआईआर भी हुई है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज सर्वदलीय बैठक हुई और सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, बस एक फोन कॉल, मैं आपसे बातचीत करने को तैयार हूं। चलो 66वें दिन कम से कम ये तो हुआ, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि ऐसे बात क्या बन पाएगी, क्योंकि किसान नेता, किसान संगठन से जुड़े हुए नेता कहते हैं कि तीनों काले कानून वापस होना चाहिए। अब भी, आज भी सर्वदलीय बैठक में संकेत ऐसे नहीं आए हैं कि ये कानून वापस होगा। क्या होगा? क्या ऐसे ही चलता रहेगा देश की राजधानी दिल्ली में? देखिए, पहली और बुनियादी बात माफ कीजिए, तबीयत मेरी ठीक नहीं है जी। पहली और बुनियादी बात, हमने बातचीत से कभी इंकार नहीं किया। बातचीत किसानों ने नहीं तोड़ी, और प्रधानमंत्री बोले, प्रधानमंत्री न भी बोलते, कृषि मंत्री बोलते, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बातचीत के लिए हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं, कल भी तैयार रहेंगे। दूसरी बात, प्रधानमंत्री के कहने का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, स्वागत करना चाहिए। आशय स्पष्ट नहीं हुआ। उनके कहने के दो अर्थ हो सकते थे। एक अर्थ ये हो सकता है कि तोमर जी ने 22 तारीख को जो कहा था, एक फोन कॉल दूर है, जब भी चाहिए बात शुरू कर लेंगे। अगर ये अर्थ है, बहुत अच्छी बात है, बातचीत शुरू हो जानी चाहिए, हम भी एक फोन कॉल ही दूर है। लेकिन दूसरा आशय ये निकल सकता है, जो मुझसे पहले शायद एक साथी ने निकाला था, वो ये है कि जो कृषि मंत्री ने 22 तारीख को ऑफर दिया था, 20 को दिया था एक्चुअली, तो 20 तारीख को ऑफर दिया था, वो अंतिम ऑफर है, लेना है तो ले लो, नहीं तो छोड़ो, जाओ अपने घर। मेरी उम्मीद है प्रधानमंत्री ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि बातचीत वहां टूटी थी सरकार की तरफ से। हकीकत ये है कि कहने को हम कहते हैं कि 11 राउंड बात हुई, 11 राउंड कोई बात नहीं हुई थी। पहला राउंड बातचीत का दरअसल 20 तारीख को ही शुरू हुआ था, जब सरकार ने अपनी तरफ से पहला सीरियस ऑफर रखा था। जब सरकार ने पहला सीरियस ऑफर रखा, हमने विचार किया, हमने कहा लेकिन ये हमारे न्यूनतम से भी नीचे है। हमने जाके बताया सरकार को, उसके बाद बातचीत शुरू होनी चाहिए थी। सरकार ने कहा, जैसे दुकान में कहते हैं ना जी, बेस्ट ऑफर है, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ जी, अगली बार मिलेंगे। सरकार ने ये कह दिया, बातचीत वहां टूट गई। मेरी उम्मीद है कि जब प्रधानमंत्री बोले हैं, इसका अर्थ ये होगा कि वो 22 तारीख जो तोमर जी ने बोला था, उससे 2 कदम आगे बढ़ने को तैयार है। और अगर वो आगे बढ़ने को तैयार हैं, तो किसान खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। बस मैं एक बात वो दोहरा दूं, जो हमारे भाई पुष्पेंद्र ने बहुत अच्छे तरीके से बताया किसानों के साथ क्या किया जा रहा है, सारा दोहराऊंगा नहीं, मगर सिर्फ इतना कह दूं, इस आंदोलन को पिछले 2 महीने से सरकार के पास इस आंदोलन के खिलाफ ना कोई तर्क था, ना नैतिकता थी, असहाय थी सरकार। और सरकार को इंतजार था कि भाई कोई 2 वीडियो मिल जाए, 1 वीडियो मिल जाए इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। 26 तारीख को वो वीडियो मिल गया। अब सरकार ने सोचा कि चल मजा आ गया, अब तो मसल दो इन लोगों। और पिछले 72 घंटे में सरकार ने वो सारे कांड कर लिए जो सरकार बदनाम है करने के लिए। बिल्कुल, आपका इशारा मैं समझ गया कि आप कहना चाहता है। आप ये चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई बहाना ढूंढ रही थी इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए। हम अनुराग भदौरिया के पास जाएंगे, उसके पहले जवाब हम आरपी सिंह से लेंगे।
आरपी सिंह साहब, ये देश में चर्चा चल रही है, खासकर किसान संगठन, उनके नेता अपनी हर प्रेस रिलीज में अब इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और वो इंतजार कर रही थी कुछ ऐसा वीडियो मिल जाए, कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा सबूत मिल जाए जिससे ये बताने की कोशिश की। शुरुआती दौर में भी खालिस्तान का भी जिक्र आया, तो किसान नेता बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं हाथ जोड़कर कि कृपया कर इस आंदोलन को आप ऐसी दशा और दिशा में ना पहुंचाएं जिससे ये लगे कि ये देशद्रोहियों का आंदोलन है, ये खालिस्तानियों का आंदोलन है, ये खालिस किसानों का आंदोलन है और इसे किसान आंदोलन की नजर से ही देखा जाए। आरपी सिंह जी, जवाब। योगेश जी, ये पूरा जो आज का पैनल है ये 4 वर्सेस 1 है और मैं चाहूंगा कि आप सबके बाद मेरे पास आए तो मुझे समय उस अनुसार दे कि मुझे एक एक व्यक्ति की आप ले लीजिए समय और जवाब देना। मैं हाथ जोड़कर विनती कर जी, आप ले लीजिए। पहले भी मैंने किसान नेता के आगे भी हाथ जोड़कर विनती करी थी जी, जो असली किसान, जो आपके एक असली और ठीक किसान नेता बैठे उसके आगे मैंने हाथ जोड़कर विनती भी की। परंतु एक अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि पोल पे जो चढ़ा था उसकी फोटो प्रधानमंत्री जी के साथ थी, अमित शाह जी के साथ थी। हाँ। मैं वो फोटो भेज देता हूँ जी, जो पोल पे चढ़ा था उसकी फोटो किसके साथ थी वो भी दिखा देता हूँ। जरा कृपा कर अगले जब आपका डिस्कशन उस पर दिखा जरूर दीजिएगा कि उसकी फोटो किसके साथ थी। हाँ, शायद ये बार बार रेफर कर रहे हैं दीप सिद्धू का। उसी दीप सिद्धू को किसानों ने अपने सर माथे पे बिठाकर वहां पर आंदोलन में सिंगू बॉर्डर पे खूब चलाया, खूब उसकी भाषण सुने, खूब उसके नौटंकी नाटक जो करते थे सब खूब चलता रहो। इसे लाते रहे युगेंद्र यादव जी को नेता ही नहीं मानता किसानों का, इसलिए जो मर्जी करते हैं इसका फर्क नहीं पड़ता। तो जो सच ये है इसको खूब चलाया और जब उसके खिलाफ एनआईए का नोटिस इशू हुआ तो 17 जनवरी को यही सारे किसान नेता खड़े होकर जोर जोर से चला रहे थे कि देखो जी हमारे एक सहयोगी पर जो हमारा साथ दे रहा था, उस पर कांग्रेस के वो जो महामंत्री हैं उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, वो के वकील भी हैं। मुझे पता नहीं वो दीप सिद्धू के तब वकील थे या कांग्रेस के प्रवक्ता के नाते से, किसी नाते से तो कर रहे थे। और अगर वकील के नाते से करे तो ये बता दें दीप सिद्धू की वकालत करने के पैसे किससे भेजे थे। वो कह रहे थे कि नहीं दीप सिद्धू को एनआईए का नोटिस इशू कर दिया, ये गलत किया, आपने किसानों को ऊपर दमन कर रहे हैं इसलिए आपने दीप सिद्धू को नोटिस इशू कर दिया। और ये 17 जनवरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जरा आप चेक कर लीजिएगा। इनके जो प्रवक्ता, इनके महामंत्री इनके हैं वो उनके बारे में चेक कर लीजिएगा। एक बात बार बार जो आती है कि हम तो कह रहे हैं हम बातचीत करने को तैयार हैं और वापस मैं हाथ जोड़कर जो एक किसान नेता आपके जेन्युइन बैठा है उसके आगे करने को तैयार हूं कि हाँ बातचीत का रास्ता खुला है, आप वापस से तरीका बताएं कैसे करनी है, हम बातचीत का रास्ता खोलेंगे। और हाँ, ये कह रहे हैं कि सरकार, युगेंद्र यादव जी यहाँ पर एक नकली किसान नेता सो कॉल्ड आए हैं आपके यहाँ, वो कह रहे हैं कि सरकार ने तो कोई बातचीत नहीं करी, ये तो अंदर किसी बातचीत में थे भी नहीं, इनको पता नहीं कहां से कोई सपना आ जाता है जिनके पास कोई रडार लगा हुआ है। और ये नहीं, आप नकली किसान नेता किसे बोल रहे हैं? पुष्पेंद्र जी है ना आपके किसान नेता, कौन है? मैं तो पुष्पेंद्र जी की बात कर रहा हूं, मैं तो कहा ना जी, मैंने पहले उन्हीं को नमन किया था सर, आपने ध्यान से पुष्पेंद्र जी आपके बैठे हैं वो उनको नमन किया था। और ये कहते हैं कि सरकार शुरू से ही इस आंदोलन को दमनकारी तरीके से कुचलना चाहती थी, ये चाहती थी। सर मैं तो ये पूछना चाहता हूं, इनका इस आंदोलन में क्या लेना देना, इनका इस आंदोलन से क्या वास्ता? ये तो अब ये तो बड़ा सवाल है क्योंकि तमाम देश की जो विपक्षी राजनीतिक पार्टियां हैं वो अगर शामिल होंगी तो आप बोले कि इनका आंदोलन से क्या लेने देना। इस देश में आंदोलनों का इतिहास है, इस देश में आंदोलन का इतिहास है कि तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियां या कोई भी व्यक्ति शामिल होता रहा है। अनुराग हमारे साथ मौजूद है क्योंकि उनसे बातचीत नहीं हुई, उसके बाद में योगेश जी के पास आऊंगा। अनुराग जी, आपके ऊपर भी आरोप लग रहा है कि आप राजनीति कर रहे हैं। मेरी एक बात रहेगी जी, आपने काट दिया मेरे को बीच में। हम किसानों के साथ खड़े हैं और राजनीति है तो भारतीय जनता पार्टी समझ ले कि हम राजनीति कर रहे हैं, हम तो खुल के बोल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और राजनीति है तो राजनीति सही, महिलाओं के साथ अत्याचार होता है हाथरस में हम खड़े होते तब भी ये राजनीति बताते हैं। हम तो युवाओं को जो बेरोजगारी के खिलाफ खड़े होते तब भी ये राजनीति बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के खिलाफ, ये तो तानाशाही सरकार है ना, राजशाही चली, लोकतंत्र कहाँ है? अरे मैंने पहले बोला था जो किसान होता है वो गुंडा नहीं होता और जो गुंडा होता है वो किसान नहीं होता। तो जो गुंडा है उसको सरकार पकड़े कि उस पर कार्रवाई करे, पता लगाए गुंडा कहाँ है, कहाँ से गुंडे लाल किले पहुंच गए, लाल किले पे जाने किसने दिया, जो सरकार लाल किला का सुरक्षा नहीं कर सकती, क्या करेगा आपका नेता? बताओ, किसानों की बात करने आ गए यहाँ पर, नहीं बोला काहे चिल्ला रहे, बौखला खा रहे हो आप? आपके नेता टूटी चोरी करते पकड़े गए हैं, अब क्या करोगे? तो आप जवाब दे दीजिएगा।
तो जो लोग आप बड़े अपने बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी डीके मार रहे हैं। के बीच में बोला नहीं था, आए बाय बोल रहे थे आप, जब मैंने बोला था आपके बीच में, आप तो आए बाय बोल रहे थे, मैं तो आपके बीच में बोला, आप बीच में क्यों बोलते हो? आपको किसान का मतलब नहीं पता तो सुन लो ना, क्या बात करते हो आप? आए बाय साहब बोलने चले आप टीवी पे, चोरी करते लगे, आप बड़ी बड़ी डीके मारने आते हैं यहाँ पर। के साथ बोला करो। आपको जब मैं किसान का मतलब पता है आपको? किसान का हाल देखा आपने? कि आपने नहीं कितना रोए लगे होता हाल में, क्या क्या हाल कैसे लगा होता बताएंगे? अच्छा आप चलिए 4 नाम बता दीजिए जो हाल में लगा होता है, 4 नाम बताइए हाल में क्या क्या लगा होता है, हाल में क्या क्या लगा होता है, 4 नाम बताइए। कुछ पता नहीं है आपको, आप किसान का सम्मान नहीं तो बात करें, आपकी तो आपको आता नहीं, यही किसान के योगेंद्र जी हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं। योगेंद्र जी, ये तो पहले तय हो गया था क्योंकि बीजेपी शासित राज्य जितने भी हैं वहां पर तमाम किसान पंचायतें हो रही हैं, वहां पर संकेत देने की कोशिश। आज तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नारे लगा रहे थे कि मोदी जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, यानी कि आप किसानों की जो मांग है उससे पीछे मत हटो। तो सब संकेत पार्टी से ये आ रहे हैं, उसमें बातचीत हो रही है और वो भी कहा गया है कि तोमर साहब ने जो प्रपोजल दिया है, जो प्रस्ताव दिया है वो बरकरार है। यानी कि आपको लग रहा है कि सरकार इस घटना के बाद पीछे हटेगी? इसका जवाब तो सरकारी है। मैं उस सवाल का जवाब देते तो मुझसे पूछा गया था। मेरे मित्र मुझसे जानना चाह रहे हैं कि मेरा इस आंदोलन से लेना देना क्या है। पुष्पेंद्र भाई मेरे को एक सवाल था। नहीं, मैं पहले उसका जवाब पहले मैं दूंगा। देखिए, आपसे निवेदन कर रहा हूँ। हाँ। देखिए, भाजपा वाले हर व्यक्ति की क्रेडिबिलिटी खराब करने की कोशिश करते हैं जी। जो आरोप अभी इन्होंने लगाया कि ये असली किसान नेता हैं और ये नकली किसान नेता हैं, हाँ। ये बात करना आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। हर आदमी को, किसी को खालिस्तानी, किसी को नकली, किसी को असली बताना बंद करिए। ये बिल्कुल आपकी गलत बात है। मैं इसका हाईली ऑब्जेक्शन लेता हूँ। आपके हर नेता ने कहा है कि योगेंद्र यादव नकली किसान नेता है। स्वागत किया था। ये क्या तरीका है आपका? बिल्कुल गलत है ये आपका तरीका। मैं निवेदन करूंगा योगेंद्र भाई बात रखते हैं। मेरे दोस्त कुछ जानना चाह रहे हैं, मैं उन्हें सूचना। चलिए योगेंद्र जी, हाँ आप बताइए। वो कहां से किसान नेता हो सकता है? मैं मान के चलता हूँ कि इनके सवाल सच्चे सवाल। मैं मान के चलता हूँ कि बेचारों ने मासूमियत में पूछा होगा। ये पीछे से हल्ला जरा बंद कर दीजिए, मैं इनके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। आरपी सिंह जी आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं योगेंद्र जी, एक बार सुन लेते हैं। चिल पाव बंद करवा दीजिए, थोड़ा अच्छा नहीं है ना, बातचीत कैसे होगी ऐसे जी। मेरा इस आंदोलन से क्या संबंध है मैं बताऊं मेरे मालिक। 26 सितंबर को, ध्यान से सुनिए, 26 सितंबर को दिल्ली चलो की पहली बार कॉल दी गई थी ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति की तरफ से, और मैं उसके वर्किंग ग्रुप के मेंबर्स में पिछले 3 साल से हूं, उसके संस्थापकों में से एक हूं। नंबर 1। नंबर 2, वो जो कॉल को जब नेशनल हुआ, पंजाब के संगठनों ने स्वीकार किया, संयुक्त किसान मोर्चा की स्थापना जिस दिन हुई उस दिन उसकी 7 सदस्यीय समिति बनी थी जिसने पूरे देश को कॉल दिया था। उस दिन से आज तक मैं उस 7 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी का मेंबर हूं जिसने किसानों को आमंत्रित किया था दिल्ली आने के लिए। आप पूछते हैं मैं किसान हूं या नहीं। मेरे भाई, रेवाड़ी जिले के अंदर सहारनवास गांव है, बड़ा किसान नहीं हूं आप जैसा। राजनाथ जी कहते हैं वो किसान नेता है, मैं तो मानता हूं राजनाथ जी किसान नेता है। हाँ। आरपी सिंह जी शायद ये नहीं कहेंगे कि राजनाथ जी झूठ बोलते हैं। हाँ। अगर राजनाथ सिंह जी किसान नेता है, भाई मैं नेता तो नहीं पर किसान जरूर हूं। 4 एकड़ जमीन है, आप चाहिए तो खसरा खतौनी भेज दूंगा आपको। और पिछले 5 साल से अगर कोई एक काम किया है, पुष्पेंद्र भाई गवाही देंगे, अगर कोई एक काम पिछले 5 साल से किया है तो देश के गांव-गांव में जाके किसानों की मिट्टी की खाक छानी है। तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका से दिल्ली तक आपको लंबा सीवी सुना दूंगा सर। बिल्कुल सही कहा योगेंद्र जी। आज आपने स्पष्ट कर दिया कि आप नकली किसान नेता हैं। आरपी सिंह जी तैयार रहिए, इसका जवाब मैं आपसे लेने वाला हूं। बस सुर्खियां यानी कि हेडलाइंस। योगेंद्र यादव साहब के सवाल का जो उन्होंने बातें उठाई उसका जवाब लेंगे, लेकिन आलोक शर्मा हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनके पास चलते हैं। आलोक जी, कहीं ना कहीं देश के लोग ये मानते हैं कि विपक्ष कमजोर है, क्योंकि विपक्ष अगर मजबूत होता तो ये तस्वीर नहीं होती, और ये बात किसान नेता और किसानों से ही निकल कर आई है। आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, मुझे लगता है मनोज भाई
कि जब संवैधानिक संस्थाओं को समाप्त कर दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जो कमेटी किसानों से बातचीत के लिए बनेगी, ऐसा लगेगा वो भी बीजेपी की प्रायोजित टीम है, तो स्वाभाविक कि विपक्ष कमजोर नजर आएगा। आप आज आरटीआई लगा लीजिए, सरकार के खिलाफ जवाब नहीं आएगा। सीएजी मुर्मू साहब कैसे बनाए गए हैं, एक ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का ऑफिसर को पहले जम्मू कश्मीर भेजा गया और अचानक सीएजी बना दिया गया। मुझे लगता है कि आज पूरी तरह से देश जान चुका है कि क्या हालत है। मीडिया के एक तबके की जो हालत है, जिस तरह से वो प्रदर्शन कर रहा है, परसों जिस तरह की राजनीति देखने को मिली वो भी देखने को मिला है। हमने तो तमाम मुद्दे उठाए हैं, चाहे लैंड एक्विजिशन बिल का हो, चाहे वो राफेल का हो, चाहे वो आज किसानों के साथ खड़े होने का हो, हमने सब मुद्दे उठाए हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि बाकी लोगों का हमें उस तरह से साथ नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी उसके बावजूद हम आगे भी सवाल उठाते रहेंगे। अब मुद्दे की बात ये आती है कि जब पुलिस के संरक्षण बीजेपी के गुंडे किसानों को कहें कि गोली मारो सालों को, और ये नारा इनका बीजेपी का पेटेंट हो गया क्योंकि इनके केंद्र के मंत्री इस तरह के नारे लगाते घूम रहे हैं। भाई किसने आपको अधिकार दे दिया? क्या किसानों को पिटने के लिए छोड़ दें? एक इनके एमएलए ने चिट्ठी लिखी है गृह मंत्री महोदय को, उसमें लिखा गया है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएं और इनको फांसी की सजा दे दें। मतलब फांसी की सजा भी अब एमएलए देने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल सही का आपकी ये बातें उठ रही हैं, आपकी बातें उठ रही हैं। निश्चित तौर पर अनुराग भदौरिया भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी विपक्ष में है क्योंकि बीजेपी और सरकार ये आरोप लगा रही है कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। अनुराग, मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्योंकि जब जब देश में आंदोलन हुए हैं तब तब विपक्ष ने सहारा दिया है, वो ऐसे तमाम जन आंदोलन रहे हैं। और इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी, जब तमाम दूसरी पार्टियों की सरकार थी, उस वक्त भी बीजेपी के नेता सड़कों पर उतरे थे। उन्होंने अपनी बात कही थी क्योंकि उन्होंने भी कहा कि हम जनता के साथ हैं, उन मुद्दों के साथ हैं, उन आवाज के साथ हैं। तो आज ये बात कैसे उठ सकती है? अनुराग, मैं एक बात पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि जब पिछली सरकारें थी उस समय भी आंदोलन होते थे, अन्ना हजारे आंदोलन भी हुआ, बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। एक में बता दीजिए किसी में भी राष्ट्रद्रोह, कितने मुकदमे राष्ट्रद्रोह के मुकदमे हुए? ये डिटेल मुझे भारतीय जनता पार्टी बता दे कि लोकतंत्र में इसके पहले लास्ट 10 साल का रिकॉर्ड देख लिया जाए कि राष्ट्रद्रोह के मुकदमे कितने देश पे हुए। लगातार भारतीय जनता पार्टी जब से आई है, वो ऐसा लगता है जैसे भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डाल के देख दोगे तो आप राजा की आंखों में आंखें डाल के देख दिया, ये राष्ट्रद्रोह में बंद करो, इसका सर कलम करो। ये लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र में जो गलती करता है उसकी फुटेज मंगाइए, उसको देखिए कौन गलती कर रहा है, उसके ऊपर में कमेटी बैठाइए, तब उस पर एफआईआर करके उसमें अगर राष्ट्रद्रोह बनता है तो राष्ट्रद्रोह लगाइए, उसको जेल में डालिए, फांसी लगाइए, कोई मनाही नहीं करता है। लेकिन आप सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर सकते। किसान, मैंने बोला जो किसान होता है वो गुंडा नहीं होता, जो गुंडा होता है वो किसान नहीं होता है। जो गुंडा है उस पर आप लगाइए ना, आप तो उनपे भी राष्ट्रद्रोह लगा देते हो, उस पर भी राष्ट्रद्रोह लगा देते हो, मतलब आप आंख उठा के लगा देते हो, मतलब रास्ता योगी है क्या? देश के अंदर में लोकतंत्र नहीं चलेगा क्या? ये बड़ा सवाल आरपी सिंह जी के राजद्रोह लगा देते हैं, राजको लगा देते हैं। और ये सवाल जो योगेंद्र यादव उठा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप ही तय कर लेते हैं कि कौन असली है और कौन नकली है। आप इस तरह का राष्ट्रद्रोह लगा दो। मैं पूछना चाहता हूँ, जेल के अंदर में जो लोग घुसे थे, जेल में मारपीट करके गए थे, क्या आपने पता लगाया कौन लोग वो थे? जामिया मिलिया इस्लामिया के सामने जो बस में आग लगाई, कौन लोग थे? आज तक आप पता लगा पाए कौन लोग थे जिन्होंने? अनुराग भाई जवाब ले लेते हैं सिंह साहब से, आरपी सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। अनुराग भाई पता लगा पाए, आप नहीं पकड़ पाते हो, आप सिर्फ एक माहौल बनाने की कोशिश करते हो। सीए आंदोलन में कौन था जो लड़का? जवाब ले लेते हैं अनुराग भाई, जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह जी से। सजा उसने दी क्या? राष्ट्रद्रोह उसने लगाया आपने? जब पिस्टल लेके घूम रहा था, ठाए चला रहा था वहां पे, जब एक आंदोलन हो रहा था, विपक्ष की धार तेज हो रही है। अनुराग भाई की आवाज बता रही है कि विपक्ष की धार तेज होती जा रही है। अनुराग भाई जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी जवाब। किसके साथ घूमता है, कहाँ घूमता है, कौन है वो? 72 घंटे हो गए आप दीप सिंधु को नहीं पकड़ पाए, उसको पकड़ के आप जेल में डालिए और जनता को दिखाइए, देखिए ये दीप सिंधु है, इसने यहाँ पे लाल किले में हिमाकत की। अनुराग भाई हो गया। लाल किले को सुरक्षित नहीं रख सकते आप, हमारे सड़क को क्या सुरक्षित करोगे? कमाल है आपकी सरकार लॉ एंड ऑर्डर में फेल हुई है। अनुराग भाई हो गया। अनुराग भाई जवाब ले लेते हैं आरपी सिंह जी से। आरपी सिंह जी जवाब। मैं कमाल देखता हूं, आपने अनुराग को, अगर मैं होता ना, आपने मेरे को पिछली बार काट दिया और आपने दूसरे पैनलिस्ट पे चार्ज चलेगा, मेरे को आपने म्यूट पे कर दिया। बड़ा अच्छा लग रहा है, आज दिख रहा है कि आपका बायस कैसा है। ऊपर सरकार और नहीं, आपको मौका दिया जा रहा है। मुझे आपने मौका नहीं, मैंने आपको, आप मेरा मौका, मेरे को टोकना शुरू हो गया। आप दिख रहा है, आपका बायस दिख रहा है, कोई इसमें शक नहीं है। आपका बायस है भारतीय जनता पार्टी। आरपी सिंह जी सुनिए, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप सर्टिफिकेट मत दीजिए। सबसे बड़ा सवाल क्या है कि अगर कोई बात उठाते तो सर्टिफिकेट देने लगते हैं आप अपनी बात कहिए ना। आप सारे व्यूअर्स देख रहे हैं। अगर मेरे पैनल में 5 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं तो मैं सबकी बातें सुनूंगा ना। आपको भी मौका दे रहा हूं, आप बोलिए ना।
आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं। आपने पहले योगेंद्र यादव को सर्टिफिकेट दे दिया कि नकली किसान है, अब आप मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि मैं 22 हूँ। आप जवाब लेने नहीं देते जी। आपने आपने एक बात किया, उनको काटा आपने। आप पुष्पेंद्र जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप आलोक जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप अनुराग जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, आप योगेंद्र जी को सर्टिफिकेट दे रहे हैं, और रहा साथ थोड़ा बहुत तो मुझे भी सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसा मत कीजिए भाई, ये बताइए आप बोलिए ना। है कि नहीं, इसका उत्तर दीजिए ना। मैं तो कह रहा हूँ प्योर देख रहे हैं आपका बायस है। आप सुन ही नहीं रहे मेरी बात को, आप तो मौका ही नहीं दे रहे उसको बात करने का। अच्छा, अगर मैं ये कहता हूं कि लाल किले की प्राचीर पर जो हुआ वो नहीं होना चाहिए, इस देश में नहीं होना चाहिए, तब भी 22 हूं क्या? बता रहा हूँ ना जी, हम बता रहा हूँ। आप कैसे ऐसा मत कीजिए ना। अभी आपको बात बताता हूँ कैसे। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। अच्छा गप कड़वा थू ऐसा मत कीजिए। आप बोलिए। आप बात करने दिन तो मत, अब चले जाते हैं, छोड़ दिया। आप जाइए अगले पैनल के पास, रोक दिए, मैं क्यों बैठा। नहीं, मैंने आपको 3 बार मौका दिया, बोलिए ना। आप अगले पैनल के बाद आप क्यों खींच रहे हैं? आप जाइए, आपने अपनी कह दी ना। नहीं, बोलिए ना। आप चले जाइए अगले पैनल के बाद। आपने यहाँ मौजूद लोगों को नकली कह दिया, मैंने तो नहीं रोका आपको, मैंने तो नहीं रोका। आप एक पार्टी के प्रवक्ता है, बोल सकते हैं, उसका जवाब दूसरी पार्टी के प्रवक्ता देंगे। हाथ जोड़कर निवेदन करा, आपको मेरा हाथ जोड़कर विनती करना नहीं देखा, आपको सब कुछ दिख रहा है। बाकी आपका चश्मा दिख रहा है, किस प्रकार का चश्मा आपका है। आरपी सिंह जी, 5 लोग इस पैनल में बैठे हैं, मुझे 5 के पास जाना पड़ेगा, इस बात को समझिए। और अगर 5 का जवाब नहीं लगा तो कैसे बात चलेगी? 5 वर्सेस 1 में से पूरा बात का एक आप अपनी बात कहिए, आप अपनी बात कहिए। आप मुद्दे पे आइए ना, आप मुद्दे पे आइए। जो बात योगेंद्र यादव उठा रहे हैं, जो बात पुष्पेंद्र जी उठा रहे हैं, अनुराग जी उठा रहे हैं, आप अपनी बात कहिए। धन्यवाद। अब मैं अपेक्षा करूंगा, टोकेंगे नहीं जी। हाँ, बोलिए। काट कर वापस जाएंगे जब तक अपनी बात पूरी नहीं करूंगा जी। कितनी देर? अभी एक टूटी चोर पार्टी के नेता बहुत बड़े बड़े भाषण देंगे, उनको तो कोई बात करने का अधिकार नहीं। पहली बात बड़ा स्पष्ट कर दूं, बड़े बड़े भाषण देते हैं टूटी चोर पार्टी को। दूसरी बात, अभी किसी ने कहा रफाल की बात की, रफाल के प्रश्न उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में जाकर माफी मांगी थी कि हमसे गलती होगी, हमने गलत बातें उठाई थी। उन्हीं के नेता ने, जो कि एक ट्रैक्टर सोफा लगाकर घूमते हैं, सबको दिखता है कैसे वो है क्या नहीं है। और वो तो इलेक्शन में चीज पर, सुप्रीम कोर्ट पर, सब पर प्रश्न, अभी वो कैट पर प्रश्न उठा रहे, हर चीज पर प्रश्न उठाते हैं। उनका काम है प्रश्न उठाना, उनको संवैधानिक चीजें उन पर प्रश्न उठाते हैं। और आपने योगेंद्र यादव जी को ने कहा मैं किसान हूँ। सर, आप तो मैंने जेएनयू में भी थे, आप तो मुसलमान के साथ खड़े थे वहां पे, सीए के मुसलमान को बेकारे थे कहकर कि सीए से उनकी मेंबरशिप, उनकी सिटीजनशिप चली जाएगी। मुझे बता दीजिए कृपा कर किस मुसलमान की देश में सिटीजनशिप गई? आज सीए लागू हुए, इतनी देर में एक की बता दीजिए किसकी जाए। ऐसे ही आपने यहाँ झूठ बोल रखा है लोगों को। बताइए कौन सा कानून का कौन सा पक्ष कहता है कि किसान की जमीन जाएगी? परंतु आपने तो झूठ बोलना है, तो झूठ बोलने में आप झूठ बोलने में आपकी महरता है, और मीठे मीठे से आप झूठ बोलते हैं और आराम से बोलकर आप लोगों को बरगलाते हैं। मैं तो आप कह रहा हूँ, आप कह रहे थे ना हम तो तोड़ कर जाएंगे, हम काम कर दिल्ली में घुसेंगे, ये कहा था आपने कहा था हम तो बैरिकेड तोड़कर दिल्ली में लाएंगे, देखें कौन रोक लेगा। और एक मिनट, और ये बड़ा स्पष्ट है, हम वापस कह रहे हैं, हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं किसान नेताओं से, जो जेन्युइन किसान नेता हैं, कृपा कर बातचीत के रास्ते खुले हैं, आइए बातचीत करेंगे। बिल्कुल सही कहा। इसका जवाब ले लूं मैं पुष्पेंद्र जी से, आरपी सिंह जी, इसका जवाब ले लूं पुष्पेंद्र जी से? नहीं, आपकी अनुमति है? मैं तो, और अच्छी बात, और सिद्धू की बात सुन लीजिए, कांग्रेस के वक्ता और महामंत्री, और ये नहीं, मैं पुष्पेंद्र जी से आपकी बात का जवाब ले लूं? का नोटिस गया, सबके सब खड़े हो गए थे। अरे आरपी सिंह साहब, आदेश दीजिए किससे और किसके पास जाना है उनको पूछने के लिए। आदेश दीजिए ना, मेरे पास आएंगे, पुष्पेंद्र जी के पास जाएंगे, योगेंद्र जी के पास जाएंगे। आरपी सिंह जी, पुष्पेंद्र जी के पास चला जाओ। आदेश दीजिए किसके पास जाए एंकर। पुष्पेंद्र जी चलिए जवाब दे दीजिए, आरपी सिंह जी के बात का जवाब दे दीजिए। करो थोड़ी सी, इस देश के अंदर लोकतंत्र रहने देंगे क्या आप यहाँ कराना चाहते हैं? आप एंकर को बोलेंगे क्या बोलना है नहीं बोलना है? अरे सुनिए भाई, आरपी सिंह जी, अनुराग जी, आरपी सिंह जी की बात का जवाब पुष्पेंद्र जी दे रहे हैं, उसके बाद मैं योगेंद्र जी के पास आऊंगा। पुष्पेंद्र जी, मुझे बोलने देना है बात। जी, इनका हाँ, देखिए आरपी सिंह जी, आप जो है एक सम्मानित पार्टी के सम्मानित प्रवक्ता हैं, जो देश पर इस वक्त राज कर रही है। हर व्यक्ति को, किसी को टूटी चोट, किसी को नकली, इस तरीके से कहना उचित नहीं है। आप मुद्दे पे बात करोगे तो ज्यादा उचित रहेगा, पहली बात। दूसरा, निवेदन करो, हाँ, मैं उसी पे तो आ रहा हूँ। अब मेरे बीच में बोल रहे हैं। बोलिए। मेरा निवेदन ये है, बातचीत से कभी जो है किसानों ने इनकार नहीं किया था। जैसा कि विस्तार से हमारे भाई योगेंद्र यादव जी ने बताया किस प्रकार से वो बातचीत टूटी थी।
मैं उस पर आगे नहीं बढ़ना चाहता। फिर से कोई ऑफर एक आएगा कि ठीक है बातचीत शुरू की जाए, तो किसान वहीं मिलेंगे जहां आप बुलाओगे। आप उन्हें बुलाओ, लेकिन आप शर्त लगा करके मत बुलाओ कि आपने ये बात मान ली हो तो आ जाना, नहीं तो चले जाओ। तो ये चीज नहीं चलती है लोकतंत्र में। दूसरा, जो पॉलिटिकल पार्टीज की सपोर्ट की बात आ रही है, अन्ना आंदोलन में योगेंद्र यादव जी भी बहुत नजदीक से जुड़े हुए थे। क्या आप लोग सर आपने कहा था हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को मत लीजिएगा, हम तो कह रहे दीजिए ना, डट के दीजिए। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, नहीं वो सुन लीजिए। आप लीजिए सपा से, कांग्रेस से, योगेंद्र यादव से, राज पार्टी से लीजिए सपोर्ट। कौन मना कर? अरे वो तो आप इतने मजबूत है, आज आप इतने मजबूत है कि कोई छोटी मोटी पार्टी आके किसी को सपोर्ट कर भी देगी तो आपके ऊपर क्या फर्क पड़ता है? ये छोटे मोटे पहलवान है, इनको तो आप वैसे ही पटक नहीं देते रहते हैं। दोहरा चेहरा मत कीजिए ना, कहिए हम लेंगे। बात खत्म करिए, मुझे योगेंद्र जी के पास जाना है। जाइए, देखो अब हम हमारे बीच में आप बोल रहे हैं, निवेदन है आपसे थोड़ा सुन लीजिए। आप अपनी बात खत्म कीजिए। मैं इस देश में इस सिद्धांत को सिरे से खारिज करता हूँ कि भाई यदि कोई मुद्दा उठाया जाएगा उसके सपोर्ट में या उसके अपोजिशन में कोई नहीं आ सकता। ये सिद्धांत ही अपने आप में बेईमानी है। यदि कोई प्रतिबंधित संगठन नहीं है और वो सपोर्ट कर रहा है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं चाहिए। किसी को माइक माला मंच नहीं दिया गया है। योगेंद्र जी, नीचे जाके सामान्य व्यक्ति के रूप में कोई बैठ रहा है, सपोर्ट कर रहा है, तो उसको कैसे रोक सकते हैं आप लोग? बताइए। मैं इंडिया न्यूज के कई दिन से ये जो बात चला रहे थे मेरे बीजेपी के साथी, योगेंद्र यादव किसान नहीं है, किसान नहीं है। हाँ। मैं मौका ढूंढ रहा था कि कोई एक मौका आ जाए जिसमें मैं उन्हें कुछ कहूं और कोई उनसे वापस जवाब मांगे जी। धन्यवाद, आपने जवाब मांग लिया और अब पूरे देश को पता लग गया कि इन लोगों के पास कहने को कुछ नहीं है। हाँ। दूसरी चीज, महत्वपूर्ण बात यह है मेरे भाई, मैं इस लायक नहीं हूं कि आप मेरे को इतनी ज्यादा तवज्जो दें। आप क्यों मुझे खामखा इतना बड़ा किसान नेता बना रहे हैं? आप चिल्को बंद कर दीजिए ना सर। मेरे स्कूल के अध्यापक कहते थे थोथा चना बाजे घना, जो ज्यादा चिल्लाता है इसका मतलब उसके पास कहने को कुछ नहीं है। आप क्यों ऐसी बातों को सच साबित कर रहे हैं? मैं वाकई इस लायक नहीं हूं कि आप मुझे इतनी ज्यादा तवज्जो दें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसानों की बात मानी जाए। योगेंद्र यादव को मारिए गोली, किसान की बात मान लीजिए, आए बाएं की बात मत कीजिए। ये कहते हुए आपकी पार्टी बहुत छोटी नजर आ रही है। किस तरह के काम आप कर रहे हैं? आप चिल्लाना चाहते हैं, आप जरूर चिल्ला लीजिए। मुझे हैरानी है कि आपका फीडर अब तक ऑफ नहीं किया गया है। अगर चिल्लाना चाहते हैं और अगर इंडिया न्यूज इस तरह की बात को प्रमोट करना चाहते हैं, मैं कहता हूं भाई, योगेंद्र यादव को गोली मारिए, किसानों की बात मानिए। अरे भाई इनकी फीडर बंद कर दीजिए ना, क्यों चिल्ला रहे हैं? मेरी बात नहीं सुनना चाहते क्या? योगेंद्र यादव को गोली मारिए। अनुराग भाई आप भी बोल दीजिए। किसान बहुत खुश होगा देश के कारण से। इनसे पूछा जा रहा है कि आप किसानों का अपमान क्यों कर रहे हैं, किसानों का अधिकार क्यों नहीं दिला रहे हैं, तो ये आए बाएं साएं बोलने लगते हैं। इनको पता नहीं चलता क्या बोल रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कुछ पढ़ लिख के आया करो, किसानों के बारे में कुछ पढ़ लिया करो। किसान क्या होता है, कैसे अनाज उगाता है, कितने कष्ट में 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। सरकार का कोई व्यक्ति गया किसान की मौत होगी घर में जो 100 से ज्यादा किसानों की मौतें हुई है, क्या वो किसान नहीं थे? क्या थे? वो गुंडे थे? वो प्रूव करेंगे आप? गुंडे थे जिनके घर में सरकार 100 से ज्यादा किसानों की मौत हो गई। चोरी करने से चोरी करने से यही सबसे बड़ा सवाल है, यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 66 दिन हो चुके हैं और इस किसान आंदोलन में जो सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है कि किसानों की समस्याओं को खत्म करने की बजाय तेरा किसान मेरा किसान, झूठा किसान, असली किसान, नकली किसान, बहस इस बात को लेकर हो रही है। बहस इस बात को लेकर नहीं हो रही है कि किसानों के मुद्दे पर, किसानों की समस्या का समाधान कब होगा। दोनों ही तरफ से बातचीत करने की बात की जा रही है, लेकिन बातचीत है कि ठहरती नहीं, बातचीत है कि उस पर निर्णय निकलता नहीं। ये कब निकल पाएगा, इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक नहीं निकलेगा तब तक सड़क से संसद तक बहस हंगामा इसी तरह होता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा सभी मेहमानों का जो मेरे साथ इस पर चर्चा में बने रहे। देश के सवाल में फिलहाल इतना ही, बाकी